नमस्कार बच्चों, मैं नेहा चौधरी स्वागत करती हूँ आपका। देखिए बच्चों, हमारी यूनिट नंबर 8 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व समाप्त हो गई है और आज हम इसके अभ्यास प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए। देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है, निम्नलिखित के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। देखिए बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ आयंस दिए हुए हैं और उन आयंस के हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले दिया हुआ है Cr3+ यानी क्रोमियम 3+ दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले तो हमें इनका परमाणु क्रमांक पता होना जरूरी है कि इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो देखिए क्रोमियम का परमाणु क्रमांक होता है 24, ठीक है। और देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे लिख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लिख सकते हैं ऑर्गन। भाई ऑर्गन 18 नंबर पे आता है, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं ऑर्गन। और ऑर्गन के बाद हम लिख सकते हैं 3d5 4s1, ठीक है। आया समझ में? भाई ये क्या होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्रोमियम का। अब हम बात कर रहे हैं क्रोमियम 3+ की, यानी क्रोमियम 3+ का मतलब है कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे। तो देखिए बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन तो इस 4s का और 2 इलेक्ट्रॉन इस d के बाहर निकल जाएंगे, यानी क्रोमियम +3 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑर्गन और ये हो जाएगा 3d3। क्लियर है? आया समझ में? अब देखिए प्रोमीथियम। देखिए बच्चों, प्रोमीथियम को देखिए बच्चों, जो प्रोमीथियम होता है वो हमारी आवर्त सारणी में 61 नंबर पे आता है। कितने नंबर पे आता है? 61 नंबर पे आता है। ये लैंथेनाइड है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए बच्चों, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है जिनोन, फिर 4f5 6s2। देखिए समझने की कोशिश करिए। भाई जो जिनोन है, जिनोन कितने नंबर पे आता है? 54 नंबर पे। देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए। प्रोमीथियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 61 होता है, 61 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को मैं ऐसे लिख सकती हूँ जिनोन। देखिए जिनोन आता है 54 नंबर पे, तो मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकती हूँ जिनोन 4f5 6s2 लिख सकती हूँ। अब देखिए हम बात कर रहे हैं प्रोमीथियम 3+ की, यानी प्रोमीथियम में से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन तो ये बाहर निकल जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकल जाएगा। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या रह गया? जिनोन 4f4। क्लियर है? आगे देखिए। अब देखिए कॉपर प्लस। देखिए बच्चों, कॉपर प्लस की बात हो रही है। देखिए जो कॉपर होता है, कॉपर का परमाणु क्रमांक होता है 29। कॉपर 29 पे आता है। और देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं ऑर्गन, ठीक है। और 3d10। देखिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, 3d10 4s1 ये इसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। अब हम कॉपर प्लस की बात करें तो Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? ऑर्गन, ठीक है। और ये 1 इलेक्ट्रॉन 4s का 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और ये हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आया समझ में? आगे देखिए। अब फोर्थ देखिए Ce4+, यानी हमें सीरियम 4+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। देखिए बच्चों, सीरियम आता है 58 नंबर पे, यानी आवर्त सारणी में जो सीरियम आता है वो 58 नंबर पे आता है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग क्या लिख सकते हैं? मैं लिख सकती हूँ जिनोन, ठीक है। जिनोन लिख दिया और जिनोन के बाद लिख सकती हूँ मैं 4f1 5d1 6s2, ठीक है। ये हमारे सीरियम का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब हम बात कर रहे हैं सीरियम 4+ की, यानी ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है 6s2, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन 6s के, 1 इलेक्ट्रॉन d का और 1 4f का जो इलेक्ट्रॉन है बाहर निकल जाएंगे और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा जिनोन के बराबर। क्लियर है? आगे देखिए। अब देखिए हम बात करते हैं CO2+ की। पांचवा देखिए CO2+। देखिए बच्चों कोबाल्ट है, कोबाल्ट आता है 27 नंबर पे। जो कोबाल्ट है वो आवर्त सारणी में 27 नंबर पे आता है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ ऑर्गन, ठीक है। और ऑर्गन के बाद 3d7 4s2 इस तरीके से मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकती हूँ। हम बात कर रहे हैं CO2+ की, कोबाल्ट 2+ की बात कर रहे हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 3d7। क्लियर है? आया समझ में आपको? आगे देखिए, आगे बात हो रही है ल्यूटेशियम की, Lu2+ की। देखिए बच्चों, जो ल्यूटेशियम होता है वो 71 नंबर पे आता है। हमारी आवर्त सारणी में 71 नंबर पे आता है और ये लैंथेनाइड होता है। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं कैसे लिख सकती हूँ? मैं लिख सकती हूँ जिनोन, इसके बाद में 4f14 5d1 6s2।
इस तरीके से मैं इसका क्या लिख सकती हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकती हूँ। हम बात कर रहे हैं ल्यूटेशियम 2+ के बारे में, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, तो ये हो जाएगा जिनोन, ठीक है, ये हो जाएगा जिनोन, और ये हो गया 4F14 5D1, ये इसका क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ में आए होंगे। आगे देखिए, अब देखिए हम बात करेंगे Mn2+ के बारे में। ठीक है, देखिए बच्चों, जो मैग्नीज आता है वो 25 नंबर पे आता है, आवर्त सारणी में 25 नंबर पे आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, देखिए ऑर्गन 3D5 4s2, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। और अगर हम लोग बात करें Mn2+ की, तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 3D5, यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है 4s के, वो क्या हो जाएंगे, वो बाहर निकल जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक का। आगे देखिए थ्योरियम की बात हो रही है, थ्योरियम 4+। देखिए जो थ्योरियम हमारी आवर्त सारणी में 90 नंबर पे आता है। देखिए थ्योरियम कितने नंबर पे आता है, थ्योरियम आता है 90 नंबर पे। और इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, देखिए थ्योरियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं रेडॉन 6D27s2, ये मैं क्या लिख सकती हूँ, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकती हूँ। हम बात कर रहे हैं थ्योरियम 4+ की, तो क्या होगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे और रेडॉन के बराबर इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आए कि किस तरीके से हम इन आयनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। चले आगे, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 2 देखिए, +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में Mn2+ के यौगिक Fe2+ के यौगिकों की तुलना में अधिक स्थायी क्यों हैं। देखिए बच्चों, हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई +2 ऑक्सीकरण अवस्था की अगर बात की जाए तो उसके संदर्भ में जो Mn2+ यौगिक होते हैं, देखिए जो Mn2+ यौगिक होते हैं वो Fe2+ यौगिकों की तुलना में अधिक स्थायी क्यों होते हैं, यानी इनका स्थायित्व ज़्यादा क्यों होता है। और देखिए इसकी व्याख्या हम कर सकते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, यानी इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के द्वारा हम इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और देखिए समझने की कोशिश करिए, देखिए बच्चों जो मैग्नीज है वो 25 नंबर पे आता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, देखिए ऑर्गन 3D5 4s2। ठीक है, इसी तरीके से आयरन की बात करें, आयरन आवर्त सारणी में आता है 26 नंबर पे और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है ऑर्गन 3D6 4s2। ठीक है, अब देखिए अगर हम Mn2+ की बात करें, हम बात करें Mn2+ की, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और अब विन्यास हो जाता है ऑर्गन 3D5। ठीक है, ये हमारा हो गया Mn2+ का विन्यास। इसी तरीके से अगर हम बात करें आयरन +2 के बारे में, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 3D6। ठीक है, तो देखिए आप दोनों के विन्यास को अगर ध्यान से देखेंगे, देखिए बच्चों समझने की कोशिश करिए, अगर Mn2+ और Fe+2 यानी मैग्नीज +2 और आयरन +2 इन दोनों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि Mn2+ में हमें अर्धपूरित विन्यास प्राप्त होता है, यानी हमें प्राप्त होता है 3D5 जो अर्धपूरित विन्यास है और जो क्या होता है, अधिक स्थायी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसकी क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। और देखिए परीक्षा में हम इसका आंसर कैसे लिख के आएंगे, देखिए Mn2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन 3D5 होता है जो कि अर्धपूरित उपकोष के कारण अधिक स्थायी होता है, अतः Mn+2 आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता। ठीक है, इसलिए तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देगा क्योंकि इसका पहले से ही अर्धपूरित विन्यास है, अर्थात इसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति कम होती है, यानी जो Mn+2 है इसकी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति क्या होगी, कम होगी। लेकिन Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन 3D6 होता है, अतः यह एक इलेक्ट्रॉन देकर 3D5 स्थायी विन्यास बनाता है, इसलिए यह आसानी से ऑक्सीकृत हो जाता है। क्लियर है, और देखिए समझ लीजिए इसे किस तरीके से ये होता है। देखिए देखिए बच्चों, यह है हमारा Mn2+ यानी मैग्नीज 2+ है जिसका अंतिम विन्यास होता है 3D5 जो स्थायी विन्यास होता है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो ये बदल जाता है Mn3+ में और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 3D4।
और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों विन्यास में ये वाला विन्यास अधिक स्थायी होता है, क्योंकि 3d5 एक अर्धपूर्ण विन्यास होता है, जबकि आयरन में देखिए Fe2+ का विन्यास होता है 3d6, यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो 3d6 होता है। और जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है तो देखिए क्या होगा, Fe3+ बनेगा और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 3d5, जो अधिक क्या होता है, स्थायी होता है। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आई। चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 देखिए, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रथम अर्धभाग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे अधिक स्थायी होती जाती है। देखिए बच्चों, हमें संक्षेप में ये स्पष्ट करना है कि जो प्रथम संक्रमण श्रेणी होती है उसके प्रथम अर्धभाग में, देखिए समझिए, प्रथम अर्धभाग में बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था कैसे अधिक स्थायी होती जाती है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी की स्कैंडियम के अलावा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, जो कि 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण बनती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के प्रथम अर्धभाग में परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होती जाती है, क्योंकि 3D कक्षकों में प्रत्येक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए हम लोग प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो प्रथम अर्धभाग है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, 3D कक्षकों में प्रत्येक में एक इलेक्ट्रॉन होता है। अतः प्रत्येक कक्षक अर्धपूरित है जिनमें अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। तो देखिए इनमें क्या होता है, जो अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण है वो न्यूनतम होता है तथा नाभिकीय आवेश बढ़ता है, लेकिन श्रेणी के द्वितीय अर्धभाग में 3D कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए भाई, जो श्रेणी है, प्रथम संक्रमण श्रेणी है, उसके द्वितीय अर्धभाग में क्या होता है, जो 3D कक्षक होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन शुरू हो जाता है। क्लियर है? आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 4, देखिए जो ध्यान दीजिएगा, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सीमा तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निर्धारित करते हैं, उत्तर को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। देखिए समझिए, ये कह रहा है कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व है उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सीमा तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निर्धारित करते हैं। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व काफी सीमा तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे निर्भर करता है। वे ऑक्सीकरण अवस्थाएं जिनमें उत्कृष्ट गैस विन्यास होता है या अर्धपूरित यानी D5 तथा पूर्ण पूरित स्थायी विन्यास यानी D10 होता है, वे अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती है। और देखिए बच्चों, ये हम पढ़ के भी आए हुए हैं कि अर्धपूरित विन्यास यानी D5 और पूर्ण पूरित विन्यास यानी D10 ये अधिक स्थायी विन्यास होते हैं। और देखिए इसके उदाहरण देखिए स्कैंडियम 3+, मैग्नीज +2 तथा जिंक +2, ये तीनों इसके क्या हो गए, उदाहरण हो गए। और एक बार समझ लीजिए इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। देखिए स्कैंडियम है, स्कैंडियम आता है 21 नंबर पर, यानी इसका परमाणु क्रमांक होता है 21, तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ऑर्गन 3d1 4s2। अगर हम बात करें स्कैंडियम 3+ की, तो देखिए 2 और 1 ये इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे और अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बराबर हो गया Ar के, यानी स्कैंडियम 3+ का जो विन्यास है वो ऑर्गन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बराबर होता है या उसके समान होता है, जिसे हम बोल सकते हैं उत्कृष्ट गैस विन्यास। ठीक है। इसी तरीके से देखिए मैग्नीज की बात करें, मैग्नीज आवर्त सारणी में आता है 25 नंबर पे, ये इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन 3d5 4s2। ठीक है। अब हम मैग्नीज 2+ की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और हमें क्या विन्यास प्राप्त होता है, ऑर्गन 3d5। और ये विन्यास कैसा है, अर्धपूरित विन्यास। भाई 3d5 है ना, यानी ये कैसा है, अर्धपूर्ण विन्यास है। इसी तरीके से देखिए अगर हम जिंक की बात करें, जिंक आवर्त सारणी में आता है 30 नंबर पे 30 पे, और देखिए ये इसका हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑर्गन 3d10 4s2। और अगर हम जिंक 2+ की बात करें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं और अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ऑर्गन 3d10। ठीक है, जो कैसा विन्यास है, पूर्ण पूरित विन्यास होता है।
क्लियर है? तो इन तीनों उदाहरणों से ये चीज आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में नीचे दिए गए डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों में कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होगी? और देखिए हमें दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है 3D3 यानी ये वाला डी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया हुआ है 3D3, एक 3D5, 3D8 अथवा 3D4। ठीक है, अब देखिए संक्रमण तत्वों की मूल अवस्था में इन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं निम्न प्रकार होगी। तो देखिए ध्यान दीजिए, सबसे पहले 3D3 की बात करें तो 3D3 देखिए बच्चों, ये विन्यास किसमें होता है? वैनेडियम में, और ये शो करता है +2 +3 +4 +5, ये ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है ये, और सबसे ज्यादा स्थायी होती है +5 ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, आगे देखिए 3D5 में देखिए बच्चों 3D5 विन्यास 2 का होता है, एक तो क्रोमियम का और मैग्नीज का, यानी क्रोमियम और मैग्नीज दोनों में ही 3D5 विन्यास होता है। अगर क्रोमियम की बात करें तो ये +3 +4 +6 ये तीनों ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, जिसमें से +3 सर्वाधिक स्थायी होती है। इसी तरीके से अगर मैग्नीज की बात करें तो +2 +4 +6 और +7 ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करता है, जिनमें से +2 सर्वाधिक स्थायी होती है। और अब देखिए 3D8 देखिए कोबाल्ट होता है, ये +2 और +3 और ये किसमें? संकुलों में प्रदर्शित करता है। क्लियर है? आगे देखिए 3D4 की अगर हम लोग बात करें तो देखिए इस विन्यास वाला कोई भी तत्व मूल अवस्था में नहीं होता है। ठीक है, आगे अब देखिए प्रश्न नंबर 6, प्रथम संक्रमण श्रेणी के ऑक्सो धातु ऋणायनों का नाम लिखिए जिसमें धातु संक्रमण श्रेणी की वर्ग संख्या के बराबर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। तो देखिए ध्यान दीजिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी के ऑक्सो धातु ऋणायन निम्नलिखित है जिनमें धातु संक्रमण श्रेणी की वर्ग संख्या के बराबर ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। और देखिए इसमें पहला है वैनेडेट VO3- और इसमें वैनेडियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? +5, और देखिए वैनेडियम का वर्ग भी कौन सा है? 5वां वर्ग। क्लियर है? इसी तरीके से देखिए क्रोमेट देखिए CrO4 2- और इसमें देखिए क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था है +6 और क्रोमियम 6 वर्ग का ही क्या है? सदस्य है, 6वें वर्ग में पाया जाता है। ऐसे देखिए परमैग्नेट देखिए MnO4- इसमें मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था है +7 और इसका वर्ग भी क्या होता है? 7वां। क्लियर है? आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 देखिए, लैंथेनाइड आकुंचन क्या है? लैंथेनाइड आकुंचन के परिणाम क्या है? तो देखिए बच्चों, हम लोग लैंथेनाइड आकुंचन के बारे में पढ़ के आए हुए हैं। इसे लैंथेनाइड संकुचन भी कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जैसे जैसे हम लैंथेनाइडों में लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक जाते हैं, वैसे वैसे इनके परमाणु आकार में, या हम बोल सकते हैं कि इनकी आयनिक त्रिज्याओं में क्रमिक रूप से कमी आती जाती है। क्लियर है? तो देखिए हम परीक्षा में आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए लैंथेनाइड आकुंचन, देखिए लैंथेनाइडों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर लैंथेनम से ल्यूटीशियम, देखिए लैंथेनम से ल्यूटीशियम तक परमाणु तथा आयनिक त्रिज्याओं में क्रमिक कमी होती है, इसे लैंथेनाइड आकुंचन कहते हैं। और देखिए बच्चों आगे देखिए, इस ग्राफ को ध्यान से देखिए, अगर आप ये ग्राफ ध्यान से देखेंगे तो ये ग्राफ देखिए एटॉमिक नंबर यानी लैंथेनाइड्स के परमाणु क्रमांक, लैंथेनाइड्स के परमाणु क्रमांक और आयनिक रेडियस का मतलब है इनकी आयनिक त्रिज्या के बीच में ये ग्राफ खींचा गया है। और देखिए इस ग्राफ को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए धीरे धीरे इनके आकार में क्या हो रही है? कमी हो रही है। या हम बोल सकते हैं जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे देखिए इन आयनों के लिए क्या हो रही है? इनकी त्रिज्या कम होती जा रही है। यानी कहने का मतलब है अगर हम लैंथेनाइड्स के 3+ आयनों की बात करें, यानी लैंथेनाइड 3+ आयनों की बात करें तो देखिए जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकी आयनिक त्रिज्या में क्या आती जा रही है? कमी आती जा रही है। ठीक है, तो आप परीक्षा में इस तरीके से ग्राफ बना के आएंगे। आगे देखिए लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम, देखिए बच्चों पहला देखिए द्वितीय तथा तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के परमाणु आकार में समानता। तो देखिए इसमें देखिए लैंथेनाइड संकुचन का
तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इसके कारण तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के परमाणु आकार दूसरी संक्रमण श्रेणी के संगत तत्वों के परमाणु आकार के लगभग समान होते हैं। आगे जैसे देखिए जिरकोनियम देखिए 160 पिकोमीटर और हॉफनियम देखिए 159 पिकोमीटर, तो इनके परमाणु आकार का लगभग समान मान लैंथेनाइट संकुचन या जिसे हम लैंथेनाइट आकुंचन भी कह सकते हैं, इसका ही परिणाम है। ठीक है, दूसरा देखिए लैंथेनाइडों का पृथक्करण। तो देखिए बच्चों, लैंथेनाइडों की आयनिक त्रिज्या में अंतर बहुत कम होता है, इसलिए इनके रासायनिक गुणों में काफ़ी समानता होती है, अतः इन तत्वों का पृथक्करण मुश्किल से होता है। क्लियर है? आगे देखिए, लेकिन इनके आकार में कुछ अंतर होता है, जिसके कारण इनकी विलेयता तथा संकुल बनाने की प्रवृत्ति में भिन्नता आ जाती है, अतः इनका पृथक्करण आयन विनिमय विधि के द्वारा ही संभव हो पाता है। क्लियर है? ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। आगे देखिए तीसरा देखिए हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रबलता। तो देखिए बच्चों, लैंथेनम से ल्यूटेशियम तक इनके हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रबलता कम होती है, क्योंकि इनकी आयनिक त्रिज्याओं में कमी होती है। क्लियर है? आगे, इसीलिए LaOH का ट्राइस का क्षारीय गुण अधिकतम तथा Lu और OH का ट्राइस इसका क्षारीय गुण न्यूनतम होता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, लैंथेनाइट आकुंचन या लैंथेनाइट संकुचन के परिणाम हो गए। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 8, संक्रमण धातुओं के अभिलक्षण क्या है? ये संक्रमण धातु क्यों कहलाती है? डी ब्लॉक के तत्वों में कौन से तत्व संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं कहे जा सकते? देखिए बच्चों, हम बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ के आए हुए हैं। तो देखिए आंसर देखिए, संक्रमण धातुओं के सामान्य अभिलक्षण निम्नलिखित है। तो देखिए सबसे पहले हम इनके अभिलक्षण लिखेंगे। पहला देखिए, संक्रमण तत्व प्रारूपिक धात्विक गुण जैसे उच्च तनन सामर्थ्य, तन्यता, आघात वर्धनीयता, उच्च तापीय तथा विद्युत चालकता व धात्विक चमक दर्शाते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, इनके गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। तीसरा देखिए, इनमें संकुल बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। चौथा देखिए, इनके यौगिक सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं। पांचवा देखिए, इनके अधिकांश तत्व रंगीन यौगिक बनाते हैं। छठा देखिए, अधिकांश संक्रमण धातुएं उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त की जाती है। और देखिए सातवां देखिए, जिंक, कैडमियम, मरकरी तथा मैग्नीज जैसे अपवादों को छोड़कर सामान्य ताप पर इनकी एक या अधिक प्रारूपिक धात्विक संरचनाएं होती है। क्लियर है? तो ये तो हमने बात कर ली संक्रमण तत्वों के अभिलक्षण के बारे में। आगे देखिए, डी ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में एस तथा पी ब्लॉक के तत्वों के मध्य पाए जाते हैं, अतः इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। ये भी हम पढ़ के आए हुए हैं। आगे देखिए, संक्रमण तत्व वे डी ब्लॉक के तत्व होते हैं जिनकी परमाणु या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में अपूर्ण डी कक्षक होते हैं। वर्ग 12 के तत्व जैसे जिंक, कैडमियम तथा मरकरी, देखिए जिंक, कैडमियम तथा मरकरी में उनकी मूल अवस्था तथा सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था में पूर्ण पूरित विन्यास होता है, अतः इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता। क्लियर है? तो समझ में आया आपको भाई, जिंक, कैडमियम और मरकरी को संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है। क्लियर है? आगे देखिए प्रश्न नंबर 9 देखिए, संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार असंक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न है? तो देखिए बच्चों, संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में उपांत्य कोश में आंशिक भरे डी उपकोश होते हैं, जबकि असंक्रमण तत्वों में आंशिक भरे डी उपकोश नहीं होते, लेकिन इनके आंतरिक विन्यास में पूर्ण भरे डी उपकोश होते हैं। आगे देखिए, संक्रमण तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांत्य कोश के डी उपकोश में भरा जाता है, जबकि असंक्रमण तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी उपकोश में भरा जाता है। क्लियर है? तो यह आंसर आपको समझ में आया होगा। चलें आगे, चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए प्रश्न नंबर 10। देखिए, संक्रमण तत्वों के
लैंथेनाइडों द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है? तो देखिए बच्चों, ये हम लोग पढ़ के आए हुए हैं। तो देखिए इसका आंसर देखिए, लैंथेनाइडों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, लेकिन कुछ लैंथेनाइड +2 तथा +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। और देखिए उदाहरण देखिए, यूरोपियम 2+ और सीरियम +4। ठीक है, यानी इनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था तो +3 होती है, लेकिन कुछ लैंथेनाइड्स जो होते हैं वो +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए 11वां, कारण देते हुए स्पष्ट कीजिए। देखिए पहला देखिए, संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय हैं, इसे हमें स्पष्ट करना है। तो देखिए बच्चों, देखिए संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें धातु के पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं कि किसी भी पदार्थ के या यौगिक के अनुचुंबकीय होने के लिए जरूरी है कि उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो। ठीक है, तो देखिए आगे देखिए, तथा वे तत्व या यौगिक अनुचुंबकीय होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे जैसे देखिए स्कैंडियम, देखिए स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, ऑर्गन 3d1 4s2। तो देखिए इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः यह अनुचुंबकीय है। इसी प्रकार देखिए FeSO4, देखिए FeSO4 की बात करें तो जो इसमें आयरन है वो +2 अवस्था में होता है, Fe+2 के रूप में होता है। तो देखिए इसी प्रकार FeSO4 में Fe+2 के पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण यह भी अनुचुंबकीय है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, दूसरा देखिए, संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। देखिए बच्चों, जो संक्रमण धातुएं होती है उनकी जो कणन एंथैल्पी होती है उसके मान उच्च होते हैं। तो देखिए आंसर देखिए इसका क्या होगा, संक्रमण धातुओं की कणन एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं क्योंकि इनके परमाणुओं में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। इस कारण इनमें प्रबल अंतरपरमाण्विक अन्योन्य क्रियाएं होती है तथा इसलिए परमाणुओं के मध्य प्रबल आबंध उपस्थित होते हैं। ठीक है, आगे तीसरा देखिए, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती है। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि जो संक्रमण धातुएं होती है तो वो क्या करते हैं, वो विलयन अवस्था में या अपनी जल योजित अवस्था में रंग दर्शाते हैं। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए कि जो संक्रमण धातुएं होती है वो कैसी होती है, रंगीन होती है। और इसका कारण हमने क्या पढ़ा था, डी संक्रमण। भाई होता क्या है, लिगेंड की उपस्थिति में जो डी कक्षक होते हैं उनकी समभ्रंशता समाप्त हो जाती है और वो डी कक्षक विपाटित हो जाते हैं और विपाटन होने के बाद ही उनमें डी संक्रमण पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन है वो डी संक्रमण करते हैं और ये डी संक्रमण ही रंग के लिए उत्तरदायी होता है। क्लियर है? तो देखिए आंसर देखिए इसका, संक्रमण धातुओं के यौगिक सामान्यतः रंगीन होते हैं क्योंकि इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जिससे दृश्य प्रकाश द्वारा डी संक्रमण, देखिए डी संक्रमण T2G से EG आसानी से हो जाता है। और ये हमने पढ़ा है ना डी संक्रमण के बारे में, भाई किस तरीके से T2G से EG में इलेक्ट्रॉन संक्रमण करता है। आगे देखिए, लिगेंड की उपस्थिति में डी कक्षक दो भागों में विभाजित हो जाते हैं, T2G तथा EG। इनका रंग जलीय विलयन या जलयोजित अवस्था में ही प्रेक्षित होता है। क्लियर है? आगे देखिए, अब देखिए फोर्थ देखिए, संक्रमण धातुएं तथा इनके अनेक यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। देखिए बच्चों, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि जो संक्रमण धातुएं होती है या उनके जो यौगिक होते हैं वो उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं। और देखिए इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि जो संक्रमण धातुएं होती है वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखिए, संक्रमण धातुएं तथा इनके अनेक यौगिक उत्प्रेरक होते हैं क्योंकि इनमें परिवर्तनशील संयोजकता, यानी जिसको हम ऑक्सीकरण अंक भी कह सकते हैं, तथा संकुल यौगिक बनाने का गुण पाया जाता है। तो देखिए इसके कारण क्या हुए, पहला कारण तो हुआ इनकी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, या हम बोल सकते हैं परिवर्तनशील संयोजकता, और दूसरा कारण हुआ इनकी संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति।
ठीक है, जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण देखिए, सूक्ष्म विभाजित आयरन अमोनिया निर्माण की हैबर विधि में उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है, आगे देखिए, अब प्रश्न नंबर 12 देखिए, अंतराकाशी यौगिक क्या है? इस प्रकार के यौगिक संक्रमण धातुओं के लिए भली प्रकार से ज्ञात क्यों है? तो देखिए आंसर देखिए, संक्रमण धातुओं के क्रिस्टल जालक में परमाणुओं के मध्य बचे रिक्त स्थान, जिसे अंतराकाश बोलते हैं, इनमें छोटे आकार वाले परमाणु जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, बोरोन या कार्बन व्यवस्थित हो जाते हैं, तो बने यौगिकों को अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, उदाहरण देखिए, TiC, Mn4n, Fe3H, VH0.56 तथा TiH 1.7 इत्यादि। ठीक है, इन यौगिकों में धातुओं की कोई सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था नहीं होती। संक्रमण तत्वों में रिक्त D कक्षक होते हैं, अतः ये अंतराकाशी यौगिक आसानी से बनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 13। देखिए बच्चों, संक्रमण धातुओं की ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तनशीलता असंक्रमण धातुओं में ऑक्सीकरण अवस्थाओं में परिवर्तनशीलता से किस प्रकार भिन्न है? उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए आंसर देखिए, संक्रमण तत्वों में ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक का अंतर होता है। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए इसे। भाई जो संक्रमण तत्व होते हैं उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाओं में एक का अंतर होता है। जैसे देखिए मैग्नीज में देखिए +2, +3, +4, +5, +6, +7 एक का अंतर है, अवस्था दर्शाता है। जबकि असंक्रमण तत्वों जैसे P ब्लॉक के तत्वों में सदैव 2 का अंतर होता है। जैसे देखिए +2 +4 या +3 +5 या +4 +6 आदि, इस तरीके से 2 का अंतर होता है। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 14 देखिए। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश कीजिएगा इसे। आयरन क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन पर pH बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए बच्चों, आयरन क्रोमाइट से किस तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनता है ये हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं। तो देखिए एक बार इसके आंसर को देख लीजिए। देखिए आयरन क्रोमाइट अयस्क से पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना। देखिए बच्चों, आयरन क्रोमाइट यानी जिसे क्रोमाइट अयस्क कहते हैं FeCr2O4। तो देखिए इसको जब वायु की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित किया जाता है तो सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। देखिए समझने की कोशिश करिए कि जो आयरन क्रोमाइट है इसे वायु की उपस्थिति में सोडियम कार्बोनेट के साथ संगलित करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या प्राप्त होता है? सोडियम क्रोमेट प्राप्त होता है। ठीक है, तो देखिए क्रोमाइट की सोडियम कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। तो देखिए बच्चों, इस अभिक्रिया को देखिए, और ये अभिक्रिया हम पढ़ के भी आए हुए हैं। और एक बार एक नजर और डाल लीजिए आप इस अभिक्रिया पे। देखिए 4FeCr2O4 +8 Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट है, +7 O2 यानी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हो रही है, और ये बन गया सोडियम क्रोमेट। Na2CrO4 +2 Fe2O3 +8 CO2। क्लियर है? आगे देखिए, सोडियम क्रोमेट के विलयन को छानकर इसे सल्फ्यूरिक अम्ल द्वारा अम्लीय बना लेते हैं, जिसमें से नारंगी सोडियम डाइक्रोमेट यानी Na2Cr2O7.2H2O इसको क्रिस्टलित कर लिया जाता है। और देखिए अभिक्रिया देखिए, ये भी देखिए यह 2Na2CrO4, ठीक है, सोडियम क्रोमेट है, अम्ल के साथ अभिक्रिया हो रही है। भाई इसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अम्लीय करते हैं ना, तो देखिए क्या बन गया? सोडियम डाइक्रोमेट बन गया Na2Cr2O7 +2 Na+ और ये जल का अणु। ठीक है, आगे देखिए, सोडियम डाइक्रोमेट की विलेयता
पोटेशियम डाइक्रोमेट से अधिक होती है, अतः सोडियम डाइक्रोमेट के विलयन में पोटेशियम क्लोराइड डालने पर पोटेशियम डाइक्रोमेट प्राप्त होता है। तो देखिए बच्चों क्या होता है, जो सोडियम डाइक्रोमेट बना है ना, इसमें हम क्या डालेंगे, KCl डालेंगे, ये Na2Cr2O7 प्लस 2KCl, और ये देखिए हमें क्या प्राप्त हो गया, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 प्लस 2NaCl। ठीक है, आगे देखिए, विलयन से नारंगी रंग के क्रिस्टल क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं। अब देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन का, देखिए समझिए, अब पोटेशियम डाइक्रोमेट विलयन का pH बढ़ाने पर, यानी क्षारीय माध्यम करने पर, देखिए बच्चों pH बढ़ाने का मतलब क्या होता है, क्षारीय माध्यम। तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का जो विलयन है उसका pH बढ़ाने पर अर्थात क्षारीय माध्यम करने पर यह क्रोमेट में बदल जाता है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए, देखिए Cr2O7 2-, ठीक है, क्षार से अभिक्रिया होगी, और ये देखिए 2CrO4-, यानी क्रोमेट में बदल गया और ये जल का अणु। क्लियर है, आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 15, पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण क्रिया का उल्लेख कीजिए। देखिए बच्चों, सबसे पहले हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट की ऑक्सीकरण अभिक्रिया बतानी है तथा निम्नलिखित के साथ आयनिक समीकरण लिखिए, और जो नीचे हमें दिए गए हैं अभिकर्मक, इनके साथ इसकी आयनिक अभिक्रिया लिखनी है। तो देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट प्रबल ऑक्सीकारक होता है, अम्लीय माध्यम में डाइक्रोमेट आयन की ऑक्सीकरण क्रिया को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है, और इसमें देखिए क्रोमियम +6 क्रोमियम +3 में बदलता है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए, Cr2O7 2- प्लस 14H+ और ये 6 इलेक्ट्रॉन, ये देखिए क्या बन गया, क्रोमियम 3+, यानी जो क्रोमियम +6 है वो हमारा किस में बदल गया, क्रोमियम 3+ में, और देखिए 7 जल के अणु, और इसके लिए E0 का मान देखिए 1.33 वोल्ट। क्लियर है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे भाई, निम्नलिखित के साथ इसकी अभिक्रियाएं बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले देखिए आयोडाइड आयन के साथ में, तो देखिए बच्चों K2Cr2O7 आयोडाइड आयन को आयोडीन में ऑक्सीकृत करता है, भैया ऑक्सीकारक होता है ना, इसलिए। तो देखिए अभिक्रिया को समझने की कोशिश करिए। देखिए Cr2O7 2- प्लस 14H+ और 6I-, यानी ये आयोडाइड आयन है, आयोडाइड आयन किस में बदल गए, आयोडीन में बदल गए, और देखिए ये बन गया Cr3+ और ये 7 जल के अणु। क्लियर है। ऐसे दूसरा देखिए आयरन सेकंड विलयन, आयरन सेकंड विलयन के साथ अभिक्रिया लिखनी है। तो देखिए K2Cr2O7 Fe2+, या जिसे हम आयरन सेकंड भी कह सकते हैं, तो Fe2+ को Fe+3 में ऑक्सीकृत कर देता है, यानी आयरन सेकंड को आयरन थर्ड में बदल देता है। और अभिक्रिया देखिए Cr2O7 2- प्लस 14H+ प्लस 6 Fe2+, और देखिए ये Fe2+ है, इनका ऑक्सीकरण हो गया, ये बदल गए 6 Fe+3 में। ठीक है, और देखिए क्रोमियम बदल गया Cr3+ में, और ये 7 जल के अणु। क्लियर है। आगे देखिए तीसरा, देखिए H2S के साथ, देखिए डाइक्रोमेट H2S को सल्फर में ऑक्सीकृत करता है, और देखिए इस अभिक्रिया को देखिए Cr2O7 2- प्लस 8H+ प्लस 3H2S, और देखिए ये किस में बदल गया, सल्फर में, और ये Cr+3 और 7H2। ठीक है, तो ये आयनिक अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। क्लियर है। आगे देखिए प्रश्न नंबर 16, देखिए पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट किस प्रकार, एक नंबर देखिए आयरन सेकंड आयन, दूसरा देखिए SO2, तथा तीसरा देखिए ऑक्जेलिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। अभिक्रियाओं के लिए आयनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए सबसे पहले हमें पोटेशियम परमैंगनेट को बनाने की विधि का वर्णन करना है, और फिर अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट की इनके साथ अभिक्रिया बतानी है। पहली तो बतानी है आयरन सेकंड आयन के साथ, दूसरी बतानी है SO2 के साथ, और तीसरी बतानी है ऑक्जेलिक अम्ल के साथ। क्लियर है। तो देखिए बच्चों
पोटेशियम परमैंगनेट बनाने के लिए MnO2 को KOH या KNO3 जैसे ऑक्सीकारक के साथ संगलित किया जाता है। इससे गाढ़े हरे रंग का पोटेशियम मैग्नेट यानी K2MnO4 बनता है, जो उदासीन या अम्लीय माध्यम में असमानुपातित होकर पोटेशियम परमैंगनेट बनाता है। और अभिक्रिया देखिए, ये अभिक्रिया और इसके बनाने की विधि हम पढ़ के आए हुए हैं। और वापस देखिए, 2MnO2 प्लस 4KOH प्लस O2, ये बन गया K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट बन गया और ये जल का अणु बन गया। ठीक है, इसी तरीके से देखिए MnO2 है, इसकी अभिक्रिया KOH और KNO3 से करवाते हैं तो भी देखिए K2MnO4, पोटेशियम मैग्नेट, KNO2 और ये H2O बन गया। क्लियर है। अब देखिए जो MnO4 2- है, ठीक है, यानी पोटेशियम मैग्नेट का जो ये मैग्नेट आयन है, ये देखिए अम्लीय माध्यम में किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा MnO4- में और बनेगा MnO2O2H2O। क्लियर है। आगे देखिए, प्रयोगशाला में Mn2 आयन के लवणों को पर ऑक्सो डाई सल्फेट द्वारा ऑक्सीकृत कराने पर भी पर मैग्नेट बनता है। तो देखिए Mn2+ यानी जो Mn2 आयन है उनके लवणों को पर ऑक्सो डाई सल्फेट द्वारा ऑक्सीकृत कराते हैं। तो देखिए Mn2+ और ये 5 देखिए S2O8 2- और ये 8 जल के अणु, ये बन गया 2MnO4-, ठीक है, पर मैग्नेट बन गया। ये 10SO4 2- देखिए SO4 2- और 16H+। क्लियर है। आगे देखिए, अब देखिए अम्लीय माध्यम में KMnO4 की अभिक्रियाएं। तो पहली अभिक्रिया देखिए आयरन सेकंड आयन के साथ। तो देखिए यह आयरन सेकंड को आयरन थर्ड में ऑक्सीकृत कर देता है। देखिए बच्चों, ये भी ऑक्सीकारक की तरह व्यवहार करता है। तो क्या करता है, ये अम्लीय माध्यम में आयरन सेकंड को आयरन थर्ड में ऑक्सीकृत कर देता है। और अभिक्रिया को देखिए, अभिक्रिया देखिए 5Fe2+ प्लस MnO4- प्लस 8H+, ये बन गया Mn2+ प्लस 4H2O और 5Fe3+, यानी जो हमारे Fe2+ आयन थे वो बदल गए Fe3+ में, उनका क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। आगे देखिए, दूसरा देखिए SO2 से। देखिए यह जलीय SO2 को H2SO4 में ऑक्सीकृत करता है। तो देखिए MnO4- प्लस SO2, यानी 2 तो है यहाँ पे MnO4- और 5 है SO2 प्लस 2H2O, ये क्या बन गया, ये बना 5SO4 2- और 2Mn2+ प्लस 4H+। क्लियर है। आगे देखिए, तीसरा देखिए ऑक्जेलिक अम्ल से। KMnO4 के साथ अभिक्रिया से ऑक्जेलिक अम्ल CO2 में ऑक्सीकृत हो जाता है। तो देखिए अभिक्रिया देखिए 5C2O4 2- प्लस 2MnO4- प्लस 16H+, और ये क्या बदल गया 2Mn2+ प्लस 8H2O, और ये क्या बन गए 10 CO2 के अणु। क्लियर है। तो ये आयनिक अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी। चलिए आगे देखिए, अब देखिए प्रश्न नंबर 17। देखिए M2+ अपॉन M तथा M3+ अपॉन M2+ निकाय के संदर्भ में कुछ धातुओं के ई नोट के मान नीचे दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, ई नोट के मान देखिए Cr2+ अपॉन Cr, इसके लिए दिया हुआ है -0.9 वोल्ट। इसके लिए जो ई नोट का मान है वो ये दिया हुआ है। इसी तरीके से देखिए Mn2+ अपॉन Mn, इसके लिए दिया हुआ है -1.2 वोल्ट। ऐसे देखिए Fe2+ अपॉन Fe, इसके लिए दिया हुआ है -0.4 वोल्ट। ऐसे देखिए Cr3 अपॉन Cr2+, इसके लिए दिया हुआ है -0.4 वोल्ट। इसी तरीके से देखिए Mn3+ अपॉन Mn2+, इसके लिए दिया हुआ है +1.5 वोल्ट। और ऐसे देखिए Fe3+ अपॉन Fe2+, इसके लिए दिया हुआ है +0.8 वोल्ट। ठीक है। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो देखिए
पहला देखिए, अम्लीय माध्यम में Cr3+ या Mn3+ की तुलना में Fe3+ का स्थायित्व। देखिए बच्चों, हमें अम्लीय माध्यम में Cr3+ या Mn3+ की तुलना में Fe3+ के स्थायित्व को बताना है। तो देखिए, जब किसी स्पीशीज का अपचयन विभव, देखिए इलेक्ट्रोड विभव जो होता है, अपचयन विभव अधिक होता है तो इसके अपचयित होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। क्लियर है? Mn3+ का अपचयन विभव अधिकतम है। देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, अगर Mn3+ की बात करें तो देखिए इसका अपचयन विभव कितना दिया हुआ है, +1.5 वोल्ट दिया हुआ है, जो अधिक है। ठीक है, इसलिए यह आसानी से Mn2+ में अपचयित हो जाता है। अतः Mn+3 Fe+3 से कम स्थायी होता है, लेकिन Cr+3 Fe+3 की तुलना में अधिक स्थायी है, क्योंकि Cr+3 का अपचयन विभव Fe+3 के अपचयन विभव से बहुत कम है। और देखिए इसे देख लीजिए भाई, यहाँ पे अगर हम देखेंगे, इसकी बात करेंगे क्रोमियम के लिए, तो जो इसका अपचयन विभव है वो Fe+3 के अपचयन विभव से क्या है, बहुत ही कम है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए, दूसरा देखिए, समान प्रक्रिया के लिए क्रोमियम अथवा मैग्नीज धातुओं की तुलना में आयरन के ऑक्सीकरण में सुगमता। तो देखिए इसका आंसर देखिए, जब किसी धातु आयन के इलेक्ट्रोड विभव यानी अपचयन विभव का मान कम होता है तो धातु परमाणु की ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति अधिक होती है। अतः Mn+2 में यानी मैग्नीज की मैग्नीज+2 में ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति सर्वाधिक होगी तथा आयरन की Fe+2 में ऑक्सीकरण की प्रवृत्ति न्यूनतम होगी। इसलिए इनके ऑक्सीकृत होने का क्रम निम्न प्रकार है, पहले सबसे ज्यादा मैग्नीज का, उससे कम क्रोमियम का और सबसे कम आयरन का। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 18। देखिए बच्चों, निम्नलिखित में कौन से आयन जलीय विलयन में रंगीन होंगे? देखिए बच्चों, हम लोगों पढ़ के आए हुए हैं कि वही आयन रंगीन होते हैं जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए यहाँ पे आयन देखिए कौन कौन सा दिया हुआ है, टाइटेनियम 3+, वैनेडियम 3+, कॉपर प्लस, स्कैंडियम 3+, Mn2+, Fe3+ और कोबाल्ट 2+। ठीक है, और प्रत्येक के लिए कारण बताइए। तो देखिए बच्चों, हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखकर इस प्रश्न का आंसर दे सकते हैं। और देखिए यहाँ पे स्कैंडियम 3+ एवं कॉपर प्लस के अतिरिक्त सभी आयन जलीय विलयन में रंगीन होते हैं, क्योंकि इनमें डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। देखिए जो समझने की कोशिश करना कि स्कैंडियम 3+ और कॉपर प्लस को छोड़ के ये जितने भी आयन है, टाइटेनियम 3+, वैनेडियम 3+, Mn2+, Fe3+ और कोबाल्ट 2+, ये सभी आयन कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। और इसका कारण देखिए, सबसे पहले देखिए स्कैंडियम का, देखिए स्कैंडियम 21 पे आता है, परमाणु क्रमांक 21 है, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, ऑर्गन 3d1 4s2। क्लियर है? हम स्कैंडियम 3+ की बात कर रहे हैं, यानी इसमें से ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, 2 ये और 1 ये, और अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑर्गन के बराबर, यानी स्थायी विन्यास हो जाएगा, यानी इसमें सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, युग्मित है। तो ये कैसा हो जाएगा ये आयन, ये हो जाएगा रंगहीन। ठीक है, इसी तरीके से देखिए कॉपर की बात करें, कॉपर आता है 29 पे, परमाणु क्रमांक होता है 29, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा ऑर्गन 3d10 और ये हो जाएगा 4s1। ठीक है, अगर कॉपर प्लस की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा ऑर्गन 3d10। और देखिए बच्चों, ये भी स्थायी विन्यास है और इस स्थिति में भी इसमें कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसलिए देखिए ये जो दोनों आयन है ये कैसे होंगे, रंगहीन। ठीक है, तो देखिए स्कैंडियम +3 एवं कॉपर प्लस के अतिरिक्त सभी आयन जलीय विलयन में रंगीन होते हैं, क्योंकि इनमें डी कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अतः इनमें डी संक्रमण आसानी से हो जाता है, जो इनके रंग के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए प्रश्न नंबर 19। देखिए, प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं की +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं के स्थायित्व की तुलना कीजिए। तो देखिए बच्चों, प्रथम संक्रमण श्रेणी की धातुओं में
बाएं से दाएं जाने पर +2 ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व बढ़ता है तथा बीच में अधिकतम होने के बाद कम होता जाता है, क्योंकि प्रारंभ में डी कक्षकों में ए युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। भाई हम लोगों ने पढ़ा है ना, भाई प्रारंभ में तो डी कक्षकों में क्या होते हैं, ए युग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिससे अंतर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिकर्षण न्यूनतम होता है। उसके पश्चात डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन प्रारंभ हो जाता है और Zn+2 अपवाद है, क्योंकि इसमें पूर्ण पूरित 3d10 स्थायी विन्यास होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो Zn+2 है, देखिए बच्चों, जो Zn+2 है वो क्या है, अपवाद है, क्योंकि Zn+2 में जो विन्यास होता है वो कैसा होता है, देखिए ऑर्गन 3d10, यानी कहने का मतलब है इसमें देखिए d10 विन्यास होता है जो पूर्ण पूरित विन्यास है, यानी स्थायी विन्यास है। क्लियर है, समझ में आया? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने इस यूनिट के कुछ अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व किया है और ये अभ्यास प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। तो देखिए बच्चों, इनकी आप प्रैक्टिस करिए और साथ ही साथ आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने की भी बार बार प्रैक्टिस करिए। जितना आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे आपको उनको लिखने और समझने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, और देखिए इसके आगे के जो बचे हुए अभ्यास प्रश्न हैं उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।